It's IPO season in Indian stock markets. Do you know that in FY24 so far, 109 IPOs have been launched, raising 25,000 crore rupees, and another more than 20 IPOs are set to be launched worth 38,000 crore rupees. It's staggering, isn't it? It's good for the market and it's a great opportunity for the investors to make short term gains via listing gains as well as long term wealth. तो क्या आप आईपीओ में निवेश करते हैं या क्या आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए. Hello everyone, I am Abhijit Yarde. I am a stockbroker, a mutual fund distributor, an investor and an active trader. Welcome to Smart Owl, dedicated to financial literacy. Smart Owl is a platform for increasing awareness on different investing products and options so that you can make an informed decision about your money matters. This is a two-part video aimed at providing all the necessary information about IPOs. This is video part 1. चलिए तो पहले जानते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं. तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर है. फिर दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनीज आईपीओस क्यों लॉन्च करती है, उनकी ऐसी क्या आवश्यकता होती है फाइनेंशियली या बिजनेस वाइज कि उनको आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है. उसके बाद हम जानेंगे कि आईपीओ का मतलब क्या होता है, इसमें की टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्या रोल होता है एक स्पेसिफिक आईपीओ में, और ये भी जानेंगे कि रिटेल निवेशक इस आईपीओ किसी भी आईपीओ में किस तरह से जुड़ते हैं. आइए तो फिर शुरू करें. सेकेंडरी मार्केट को हम आम भाषा में स्टॉक मार्केट ही कहते हैं. ये वो मार्केट है जहाँ पे दो ट्रेडर्स या दो इन्वेस्टर्स एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी, चाहे वो स्टॉक हो या चाहे कोई बॉन्ड हो या कोई म्यूचुअल फंड हो, उसका आदान प्रदान करते हैं. जनरली एक सेलर होता है, एक बायर होता है. सो उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि एक सेलर है जिसको एसबीआई का स्टॉक बेचना है और एक बायर है जिसको एसबीआई का स्टॉक खरीदना है. तो स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से सेलर वो स्टॉक बेचता है और बायर वो स्टॉक खरीदता है. सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात सेकेंडरी मार्केट के बारे में ये है कि कोई भी निवेशक या ट्रेडर किसी भी कंपनी से डायरेक्टली कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करता है. इसका क्या मतलब है कि कंपनी कोई भी शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड डायरेक्टली किसी भी बायर को नहीं बेचती है. आमतौर पर एक दूसरा निवेशक या ट्रेडर होता है जिनके पास वो सिक्योरिटीज़ होती है और वो दूसरे किसी बायर को वो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचते हैं. सो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देर इज़ नो डायरेक्ट इंटरेक्शन और ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर इन अ secondary market. On the other hand, primary market is the one where companies directly interact with the investors. तो इसका क्या मतलब होता है कि प्राइमरी मार्केट वो जगह है जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अवेलेबल है टू स्टार्ट issuing their securities or shares to the public or to financial institutions. So, इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, या ये कह लीजिए जिन मार्केट में वो शेयर्स ट्रेड होते हैं उनको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं. उसके विपरीत जब एक कंपनी अपना बिजनेस ऑलरेडी चला रही है लेकिन वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड नहीं है, तो अगर उनको अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना हो तो सबसे पहले वो प्राइमरी मार्केट में आता है. वहाँ से वो जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है तब सेकेंडरी मार्केट में जाके उस शेयर की ट्रेडिंग पॉसिबल होती है. सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. प्राइमरी मार्केट इज़ फॉर companies to directly interact with the investors, whereas secondary market
the company is already listed, and therefore there is no direct interaction or transaction between the company itself and the investors. चलिए, अब जब हमको समझ में आ गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स क्या होते हैं, तो ये भी समझ लेते हैं कि कंपनीज आईपीओस क्यों इशू करती है। तो देखिए, किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें इनिशियल प्रमोटर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो उस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, दे इन्वेस्ट दैट मनी इनटू एनी न्यू बिजनेस, राइट। पर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है, आपको बिजनेस एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है, आपको शायद नए प्रोडक्ट या सर्विसेज लाने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कैपिटल हो सकता है कि जो प्रमोटर्स ने या ओनर्स ने इनिशियली जो कैपिटल कंपनी में डाला था, वो मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर द कंपनी टू एक्सपैंड और टू कंटिन्यू टू रन इट्स ऑपरेशंस। तो उस कैपिटल को रेस करने के लिए कंपनी जो है पब्लिक के पास, आपके हमारे जैसे निवेशकों के पास आती है, और कंपनी रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए थ्रू शेयर्स, और उस इन्वेस्टमेंट के बदले जो भी आप अपना फाइनेंस हमारी कंपनी में लगाओगे, उसके बदले में हम आपको कंपनी का के शेयर्स प्रोपोर्शनेट टू हाउ मच मनी यू आर इन्वेस्टिंग, उसी प्रोपोर्शन में हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करेंगे। दूसरे शब्दों में, आप हमारी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कीजिए और शेयर होल्डर बनिए। ये जो प्रोसेस कहलाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पब्लिक इशू। सो द की टेक अवे फ्रॉम हियर इज दैट एक कंपनी आईपीओ इशू करती है क्योंकि उन्हें और ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को या तो रन करने के लिए या तो एक्सपैंड करने के लिए। जब अब हमने समझ लिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, और कंपनी क्यों इनवाइट करती है रिटेल और दूसरे निवेशकों को अपने आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसके पहले कि हम आईपीओ में और विस्तार से बात करें, चलिए पहले समझ लेते हैं कि किस टाइप के इश्यूज जो है वो फ्लोट किए जा सकते हैं, लॉन्च किए जा सकते हैं शेयर मार्केट में। हमने पिछले सेक्शन में स्लाइड में बात की कि एक आईपीओ जो है उसको पब्लिक इशू कहते हैं। तो कितने तरह के इश्यूज कंपनी रेज कर सकती है फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट, चलिए पहले बहुत जल्दी इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इशू जो है कई तरीके के होते हैं, पब्लिक इशू, प्रेफरेंशियल इशू और राइट्स इशू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझने की है कि पब्लिक इशू उन कंपनीज का रेज होता है जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, जबकि प्रेफरेंशियल या राइट इश्यूज टिपिकली वो कंपनीज रेज करती है या इशू करती है जिनके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, बट उनकी एक स्पेसिफिक कैपिटल रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के लिए वो राइट्स या प्रेफरेंशियल इश्यूज लॉन्च करते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ पब्लिक इशू के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको प्रेफरेंशियल या प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट्स इशू के बारे में भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट्स में अपने विचार हमसे शेयर करें और हम कोशिश करेंगे उन पे भी एक वीडियो बनाने की। तो पब्लिक इशू में भी दो होते हैं, एक होता है आईपीओ जिसको कहते हैं है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और एक होता है ऑफर फॉर सेल। अगेन ऑफर ओएफएस या ऑफर फॉर सेल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेट्स फोकस ओनली ऑन आईपीओ। पर आपको अगर और भी आईपीओ के अतिरिक्त और भी जितने दूसरे तरीके के इश्यूज होते हैं उनके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर कीजिए और हम कोशिश करेंगे आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आने के लिए। चलिए, तो अब देखते हैं कि ये जो आईपीओ इशू होता है, ये पूरा प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ये कैसे काम करता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है और किस सीक्वेंस में ये स्टेप्स कंप्लीट की जाती है, हम अब वो जानेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी कंपनी को अपना आईपीओ इशू करना है तो वो एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने मर्चेंट बैंकर की मदद से। ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फिर सेबी को सबमिट किया जाता है फॉर देयर रिव्यू एंड देयर ऑब्जर्वेशन।
सेबी एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट रिव्यू करती है और उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स कंपनी को भेजती है। यहाँ पे एक बात नोट करने की आवश्यकता है कि सेबी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में किसी भी दी हुई जानकारी को न तो एंडोर्स करती है, न ही वैलिडेट करती है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी बोलती है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ये है, हमारा एक्सपेंशन प्लान ये है, तो सेबी उन सब चीज़ों को की गारंटी नहीं लेती है। सेबी का काम है कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना और उसमें जो अ, भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या वो सेबी के नियमों के अनुसार है या नहीं है। हैज़ द कंपनी disclosed all the necessary legal, underwriting, statutory and company information as prescribed by the SEBI। सेबी का बस सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ रिव्यूइंग द डीओडी इज टू एंश्योर दैट ऑल द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन एज पर द गाइडलाइंस इज अवेलेबल। तो एक बार जब सेबी अपने ऑब्जर्वेशंस कंपनी के पास भेजती है, उसके बाद कंपनी एक दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है जिसको बोलते हैं फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, या जिसको प्रॉस्पेक्टस भी बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा जब आईपीओ रिलीज होते हैं तो उनका एडवर्टीजमेंट्स आते हैं मीडिया में, और आपने सुना होगा कि प्रॉस्पेक्टस के लिए यहाँ पे जाइए या ये हमारे लीड मैनेजर है। तो उसका पर्पज़ ये होता है कि वो एक फाइनल प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। फाइनल प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद उसके बाद एक टाइमलाइन होती है। विद इन दैट टाइमलाइन ये इशू ओपन होता है। जब इशू ओपन हो जाता है तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब है कि आपके हमारे जैसे रिटेल निवेशक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर इंटरेस्टेड पार्टी वो इशू के लिए सब्सक्राइब करते हैं या बिड करते हैं। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस का भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जो कि सेबी ने डिफाइन किया है। जब बुक बिल्डिंग प्रोसेस का टाइमलाइन ख़त्म होता है तो उसके बाद इशू क्लोज हो जाता है। इशू क्लोज होने के बाद इशू कितना भरा है, क्या कंपनी को जितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो कि वो इस इशू के द्वारा कलेक्ट करना चाहते हैं, हैज़ दैट फुल रिक्वायरमेंट बिन फुलफिल्ड और नॉट। बेस्ड ऑन दैट वो शेयर अलॉटमेंट करते हैं और कंपनी को सेबी के द्वारा स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाता है। और जब ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, इसका मतलब है कि ये एक पब्लिक कंपनी बन गई है और इस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है फॉर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल। तो ये एक 8 पार्ट प्रोसेस है जो कि हर कंपनी को आईपीओ इशू करते वक्त फॉलो करनी पड़ती है। ये सारे के सारे टर्म्स, कंडीशंस, प्रोस्पेक्टस, लीड मैनेजर, ये सारी टर्मिनोलॉजी आगे आने वाले सेक्शंस में डिटेल में समझाई गई है। तो हम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो प्रोस्पेक्टस या डीओटी सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ आईपीओ। ये हर कंपनी को आईपीओ इशू करने के पहले सबमिट करना पड़ता है। इसका एक और सिर्फ एक पर्पज़ है, टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी टू द इन्वेस्टर्स, ताकि इन्वेस्टर्स को फ्रॉड और एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। इसका मतलब है कि जब कोई निवेशक किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास सारी जानकारी अवेलेबल हो, सो दैट द investor can make a decision whether he or she wants to invest money in this specific IPO or the company or not। तो prospectus में क्या information available होती है? नीचे एक list, it's not comprehensive list, but yes, ये bulleted list सारे वो points है जो कि सबसे important है इन अ prospectus। सबसे पहला information है कि कंपनी कैपिटल क्यों रेस कर रही है, what is the requirement, क्या वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, क्या वो नई जोग्राफी में एक्सपैंड करने वाले हैं, सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रेजिंग द कैपिटल, और ये उस कैपिटल को कैसे यूज़ करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा, व्हाट इज़ द इशू साइज, इसका मतलब है कितने सारे शेयर्स इशू करने वाले हैं, उन शेयर्स के बदले में हाउ मच कैपिटल आर दे गोइंग टू गेट। फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ का इशू है या 500 करोड़ का इशू है, वो इन्फॉर्मेशन रहती है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 2 to 3 years टू प्रोवाइड रिटर्न्स टू देयर इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स कौन है इस कंपनी के, कंपनी का परफॉर्मेंस पास्ट में कैसा रहा है और इनके
आगे आने वाले दिनों या सालों के लिए क्या प्लान्स है। और काफ़ी सारी अंडर राइटिंग और स्टैच्यूटरी लीगल इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनीज को, सेबी को और एक्सचेंजेस को प्रोवाइड करनी होती है। सो I've just highlighted some of the key information which is available in a prospectus. You can always go to the SEBI's website and download prospectus for any upcoming or old IPO for you to gain more understanding about what information is contained within the prospectus. अब इनमें से कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, DOD और द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एक बार जब कंपनी सेबी को सबमिट कर देती है, उसके बाद 21 दिनों तक सेबी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन, एंड पब्लिक कैन आल्सो प्रोवाइड इट्स कमेंट्स टू द सेबी ऑन दैट। उसके बाद सेबी एक ऑब्जर्वेशन लेटर इशू करता है कंपनी को, और ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार ऑब्जर्वेशन लेटर इशू हो जाए उसके 3 महीने के अंदर कंपनी हैज़ टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और दे हैव टू रिवोक और टेक बैक द IPO। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट कि 3 महीने के अंदर उनको अपनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट करनी ही होती है। फिर आपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ये टर्म भी सुनी होगी। सो इसमें और नॉर्मल प्रॉस्पेक्टस में क्या डिफरेंस है? तो इसेंशियली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस वो प्रॉस्पेक्टस है जिसमें इशू प्राइस, यानी किस प्राइस में आपका शेयर अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसका मतलब है कि अगर प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया गया है प्रॉस्पेक्टस में, तो एक प्राइस बैंड, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये से 120 रुपये, ऐसा एक प्राइस बैंड उसमें इंडिकेट किया जाएगा। उसके साथ ही कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। सो या तो इशू साइज और फिक्स प्राइस शेयर का प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करेंगे, या तो एक प्राइस बैंड एंड नंबर ऑफ शेयर्स ये करेंगे प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड। और अगर प्राइस बैंड इंक्लूड करते हैं तो उसको रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस बोला। तो चलिए अब एक चीज़ और समझते हैं कि IPO इश्यू करना कंपनी के लिए फाइनेंशियली एंड प्रोसीजरली एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, और कोई भी कंपनी के पास ना तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ना ही इतना नॉलेज और टाइम होता है कि वो पूरा का पूरा IPO खुद ही मैनेज कर सके। तो उसके लिए उनको एक्सटर्नल सहायता, असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, और उनमें से एक असिस्टेंस जो होता है वो मिलता है रजिस्ट्रार से। ना रजिस्ट्रार कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होता है, कोई एक आदमी नहीं होता है। रजिस्ट्रार बेसिकली इज़ एन इंस्टीट्यूशन, समथिंग लाइक अ बैंक और ए ट्रस्ट बॉडी, जो कि बुक कीपिंग के लिए कंपनी की जिम्मेदार होती है। तो इनका काम होता है, रजिस्ट्रार का काम होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे जब शेयर्स कंपनी के लिस्ट हो जाते हैं, तो सारे शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में शेयर्स अवेलेबल है या नहीं, उनको डिविडेंड इशू हुआ है कि नहीं, कितने शेयर कंपनी के आउटस्टैंडिंग, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार मेंटेन करता है। IPO के समय पे रजिस्ट्रार जो है जितने भी बिट्स जाती है, जैसे आप किसी भी इशू के लिए अगर सब्सक्राइब करते हो थ्रू योर डीमैट अकाउंट और थ्रू योर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो वो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार जो है रिव्यू करता है, और डिपेंडिंग ऑन उनका एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि जिन लोगों ने बिड किया है IPO के लिए उनका एप्लीकेशन कंप्लीट है या नहीं। तो डिपेंडिंग ऑन सर्टन क्राइटेरिया उनका एक चेकलिस्ट होता है, उसके हिसाब से वो एक लिस्ट फाइनलाइज करते हैं ऑफ एलिजिबल बिडर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो लिस्ट है इसमें जितने भी नाम हैं उन सबको शेयर इश्यू हो जाएगा, वो सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन रजिस्ट्रार का काम होता है सारी एप्लीकेशंस को डिटेल में रिव्यू करना, और उनमें से जो इन एलिजिबल एप्लीकेशन है उनको रिमूव करके एक फाइनल लिस्ट बनाते हैं कि ये जो बिडर्स है दे शुड बी कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ द शेयर्स। और एक बार अगर उस लिस्ट में से जिन लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को वो शेयर्स एलोकेट अलॉट हो जाते हैं, फिर रजिस्ट्रार का काम होता है कि वो शेयर सर्टिफिकेट या शेयर की फिजिकल डिलीवरी उनके डीमैट अकाउंट में हो जाए, और जो इन एलिजिबल बिडर्स है उनको उनका जो पैसा है वो रिफंड हो जाए। दिस इज़ द जॉब ऑफ अ रजिस्ट्रार। एक एग्जाम्पल, यू कैन गो टू द सेबीज वेबसाइट एंड गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड एंड अप्रूव रजिस्ट्रार बाय सेबी। एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने लिया है वो कैम्स का है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन RTA फॉर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस।
रजिस्ट्रार के बाद एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो होता है लीड मैनेजर। लीड मैनेजर बेसिकली एक एक मर्चेंट बैंकर होता है जो कंपनी के साथ शुरू से लेके अंत तक आईपीओ पे काम करता है। जैसे आनंद राठी सिक्योरिटीज इज़ वन ऑफ द लीड मैनेजर्स इन इंडिया। लीड मैनेजर का काम होता है कि रजिस्ट्रार के साथ कोऑर्डिनेट करे, कंपनी को डीओडी और फाइनल प्रॉस्पेक्टस बनाने में मदद करे। तो इसका मतलब है कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द इशू, इशू प्राइस क्या होना चाहिए, हाउ द रिफंड ऑर्डर्स विल वर्क, एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, लिस्टिंग ऑफ द शेयर, ये सारा जो काम होता है, ये सारा का सारा काम मर्चेंट बैंकर मैनेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। सो आपने फिर से मैं रिपीट करूँगा कि मीडिया में देखा होगा, जब किसी भी कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है तो बोलते हैं फला फला हमारे लीड मैनेजर है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मर्चेंट बैंकर का एक आईपीओ के सक्सेसफुल या फेल होने में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो पूरा प्रॉस्पेक्टस, पूरा ऑफर कोई भी कंपनी अपने मर्चेंट बैंकर के गाइडेंस और सजेशन के बेसिस पे ही कंप्लीट करती हैं। चलिए अब समझते हैं कि इशू प्राइस क्या होता है। इशू प्राइस वो प्राइस है जिस जिस पे कंपनी अपने शेयर्स इशू करती हैं। ये एक फिक्स प्राइस हो सकता है या एक जैसे पहले हमने डिस्कस किया है एक प्राइस बैंड भी हो सकता है। जनरली आजकल जितने भी खासकर मेन बोर्ड आईपीओस हैं वो सारे प्राइस बैंड के बेसिस पे अपना इशू प्राइस अनाउंस करते हैं या फिक्स करते हैं। फिक्स प्राइस इश्यूज अभी भी अवेलेबल है फॉर एसएमई प्लेटफॉर्म्स। अब ये सबसे पहले डिटेल ऑफ इशू प्राइस यानी इशू प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में, हमारे भारत में जितने भी प्राइमरी मार्केट्स है दे एंजॉय फ्री प्राइसिंग। इसका क्या मतलब होता है कि सेबी का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता है कि आपने यही इशू प्राइस रखना चाहिए, आपने जो इशू प्राइस रखा है वो कम है या ज़्यादा है। उसमें प्राइसिंग में सेबी का कोई भी इंटरवेंशन या एक्सचेंजेस का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। कंपनी अपने मर्चेंट बैंकर के गाइडेंस पे इशू प्राइस जो है वो फाइनलाइज करती है। अब इशू प्राइस डिटरमिन करने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, एट्सेट्रा। वो हम लोग अगले वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज इज़ मेंट फॉर प्राइस डिस्कवरी। इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज और सारे जो निवेशक होते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल निवेशक हो या हमारे जैसे रिटेल निवेशक हो, वो एक बार जब कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी का इशू प्राइस या शेयर प्राइस क्या होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फ्री प्राइसिंग। देर इज़ नो इंटरवेंशन व्हाट्सोएवर फ्रॉम सेबी और फ्रॉम एक्सचेंजेस टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अ शेयर। इसीलिए जब आईपीओ भी इशू होता है उसमें कंपनी डिसाइड करती है कि हम किस प्राइस पे इशू फ्लोट करेंगे। इसलिए कई बार आपने सुना होगा एनालिस्ट को कहते हुए कि ये थोड़ा सा महंगा है या ये रीजनेबली प्राइस है, देयर इज़ अ स्कोप फॉर लिस्टिंग गेन। क्यों? क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू करके देखते हैं कि इन जो कंपनी ने आईपीओ में इशू प्राइस अनाउंस किया है उसमें इशू उसमें कंपनी लिस्ट होने के बाद उस प्राइस के ऊपर या नीचे जाने की कितनी संभावना है, उसके बेसिस पे एनालिस्ट अपना उसमें व्यू देते हैं। सो इन इंडिया वी एंड द कंपनीज एंजॉय फ्री प्राइस कंपनीज एंजॉय फ्री प्राइसिंग और प्राइस डिस्कवरी जनरली हैपन्स थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर in the primary market for IPOs. It happens through secondary market for listed companies, but जो companies IPO issue कर रही हैं is inviting the investors to invest money for capital building. उस केस में द बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो कि हम आगे और डिटेल में समझेंगे, उस बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा प्राइस डिस्कवरी कंप्लीट की जाती है आईपीओ के लिए। अब बुक बिल्डिंग की बात करते हैं। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि कंपनी आईपीओ इशू करती है एट अ स्पेसिफिक फिक्स प्राइस और अ प्राइस बैंड, राइट। पर क्या निवेशकों को वो प्राइस पसंद है?
क्या निवेशक सोचते हैं कि कंपनी ने अपने जो आईपीओ है वो ओवर प्राइस रखा है या अंडर प्राइस रखा है? वो पूरी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाती है बुक बिल्डिंग, एंड द बुक बिल्डिंग प्रोसेस हैपन्स थ्रू बिडिंग फॉर द आईपीओ। सो इसका मतलब ये होता है कि जब आईपीओ ओपन होता है, निवेशक जो है जाके उस इशू के लिए सब्सक्राइब करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्राइस, और ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है इट इज़ रिव्यूड एंड मॉनिटर्ड बाय द मर्चेंट बैंकर एंड द रजिस्ट्रार ऑन अ डेली बेसिस अंटिल द इशू इज़ ओपन। और डिपेंडिंग ऑन कि कितने लोगों ने बिड किया है, किस प्राइस पे बिड किया है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि फाइनली कंपनी की लिस्टिंग किस प्राइस पे होगी। सो कंपनी की लिस्टिंग किस प्राइस पे होगी उसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि इशू प्राइस के बाद बुक बिल्डिंग कैसे होती है। तो बुक बिल्डिंग में जो इश्यूअर है, जो कंपनी है, वो इंडिकेट करती है कि भाई हमारा प्रॉस्पेक्टस में हमने या तो ये प्राइस बैंड दिया हुआ है या तो फिक्स प्राइस दिया हुआ है। इन्वेस्टर्स जो है अगर वो फिक्स प्राइस है तो उसी प्राइस पे बिड करेंगे, लेकिन अगर प्राइस बैंड दिया है तो प्राइस बैंड का एक लोअर और अपर बैंड होगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपये से 120 रुपये, तो इन्वेस्टर्स जो है उनको मिनिमम 100 रुपये पे बिड करना होगा, दैट्स द मिनिमम। और जो मैक्सिमम कैपिंग जो डिफाइन की गई है दैट इज़ 20% ऑफ द फ्लोर प्राइस, यानी जो मिनिमम प्राइस है उससे अप टू 20% हायर द इन्वेस्टर्स कैन बिड, और दिस बिड शुड ऑलवेज बी बिटवीन द लोअर एंड द अपर प्राइस बैंड। इशू एज पर द सेबी गाइडलाइंस, कम से कम एक बार इशू ओपन होने के बाद in the primary market it should remain open for minimum of 3 days, it can be more also but at least for 3 days, कम से कम 3 दिनों के लिए इशू ओपन होना चाहिए। एक बार इशू क्लोज हो जाए उसके बाद एक्चुअल इशू प्राइस जो है वो लीड मैनेजर डिमांड के बेसिस पे डिसाइड करता है। तो कितने बिड्स आई है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अप्लाई किया है और किस प्राइस पे अप्लाई किया है, उसके बेसिस पे वो इशू प्राइस डिफाइन करते हैं। बट इट इज़ कैप्ड एट 20%। तो इसका मतलब है कि अगर आपका कट ऑफ प्राइस या मिनिमम प्राइस 100 रुपये है तो आपका इशू प्राइस और पोस्ट लिस्टिंग प्राइस के नॉट बी मोर देन 120 रुपीज़, राइट। उसके बाद ये कम ज़्यादा हो सकता है, एक बार लिस्ट हो जाए, लेकिन एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग द कैपिंग इज एट 20%। दिस इज हाउ द बुक बिल्डिंग प्रोसेस वर्क्स फॉर एन आईपीओ। जब हम बुक बिल्डिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं क्यूआईबी या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और बिडर्स। नाउ क्यूआईबी जो होते हैं ये बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल मार्केट्स का बहुत एक्सपर्टीज़ भी है और उनके पास बहुत फंडिंग भी होता है टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। सो टिपिकली ये वो कंपनी जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ एक इशू में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे पजेस वास्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पर सारे क्यूआईबीज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी। ये नहीं होता है कि कोई भी जाके एज अ क्यूआईबी किसी आईपीओ में इन्वेस्ट कर सके। दे नीड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी एज अ क्यूआईबी और उसके बाद ही वो एक आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूआईबी आर ऑफ कोर्स ऑल दीज म्यूचुअल फंड्स, और जिनको हम डीआईआईज भी बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एफआईआईज, अपॉलॉजीज फॉर दैट। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्यूआईबीज के। नाउ टिपिकली क्या होता है कि क्यूआईबीज को जब एक इशू या आईपीओ लॉन्च होने वाला होता है, अप टू 65% ऑफ द इशू साइज और द इशू कैन बी एलोकेटेड टू क्यूआईबी। तो इसका मतलब है कि समझ लीजिए अगर मैं 100 शेयर इशू करने वाला हूँ मेरी कंपनी के थ्रू आईपीओ, तो उसमें से 65 शेयर्स जो है वो मैं क्यूआईबी को एलोकेट कर सकता हूँ। लेकिन टू अपना स्टॉक मार्केट में फ्रॉड, मैनिपुलेशन, फेक हायर प्राइसिंग, ये सब मैल प्रैक्टिसेस रोकने के लिए सेबी ने क्या किया है, एक लॉक इन पीरियड डिफाइन किया है। सो एक 90 दिन का लॉक इन पीरियड होता है
जिसके पहले जो भी QIBs है अपने शेयर मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। सो दिस इज जस्ट टू इंश्योर कि ऐसा ना हो कि IPO के टाइम कंपनी का शेयर 100 रुपये था, सडनली IPO जैसे लिस्ट हो जाता है, कंपनी का शेयर 200 रुपये होता है और QIB 200 रुपये में डबल प्रॉफिट बना के, मुनाफा बना के बेच दे और रिटेल निवेशक उसमें ट्रैप हो जाए। तो ये सारी जो इरेगुलरिटीज़ है उन सबको रोकने के लिए सेबी ने एक 90 डेज़ का लॉक इन पीरियड डिफाइन किया है। और ये जो 90 लॉक इन पीरियड का मतलब है कि फॉर दैट लॉक इन पीरियड QIBs जो है they cannot trade their shares in the secondary market, or only certain proportion of shares can be traded in the secondary market. So this is one very important thing that must be remembered about IPOs and QIBs. Secondly, अब देखिए QIBs जो है ये बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और बल्क में ये इन्वेस्ट करते हैं। तो इनके लिए टिपिकली जो लीड मैनेजर्स होते हैं या जो अंडरराइटर्स होते हैं IPO के, एक ल्यूक्रेटिव प्राइसिंग रखते हैं और उनका टाइम पीरियड भी अलग होता है। तो सबसे पहले जब IPO इशू होता है तो QIBs इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो होता है इशू रिटेल निवेशकों के लिए ओपन किया जाता है। एंड इन अ वे इफ यू लुक एट इट, इट मेक सेंस ऑल्सो। हम बाहर भी जाते हैं, जब होलसेल में कोई चीज़ खरीदते हैं सस्ते में मिलती है, वही रिटेल में जाते हैं तो वही चीज़ हमको महंगे मिलेगी, करेक्ट? वाई? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हाउ मच मनी एंड द कैपिटल दैट यू आर इन्वेस्टिंग अप फ्रंट। So because of that, QIBs definitely get certain discount in the issue pricing. चलिए, अगर QIBs होते हैं और if these are big financial institutions and they can be allocated up to 65% of the issued shares through an IPO, तो फिर एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, राइट? फिर हम लोगों ने काफ़ी बार सुना है कि जब कोई नया IPO आता है, एनालिस्ट बोलते हैं कि इनके एंकर इन्वेस्टर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, देव गॉट अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड IPOs एट्सेट्रा। So who are these anchor investors, right? So anchor investors भी QIB ही होते हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है। तो वो QIBs जो मिनिमम 10 करोड़ या उससे ज़्यादा रुपए एक IPO में इन्वेस्ट करते हैं, उनको एंकर इन्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है? सो एंकर इन्वेस्टर्स आर नथिंग बट QIBs इन्वेस्टिंग 10 करोड़ और मोर इन वन सिंगल IPO और अ पब्लिक इशू। जनरली कितना बड़ा इशू है, कौन सी कंपनी है, व्हाट इज़ द इशू साइज, प्राइस बैंडिंग एट्सेट्रा, उसके बेसिस पे एक कंपनी अप टू 60% ऑफ QIB कैटेगरी एंकर इन्वेस्टर्स को इशू कर सकती है। तो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास 100 शेयर्स है तो उसमें से 65 शेयर जो है मैं QIB को एलोकेट कर सकता हूँ। और अगर मुझे एंकर इन्वेस्टर्स मिलते हैं जो 10 करोड़ से ज़्यादा मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन 65 शेयरों में से कम से कम 30 से लेके 35 शेयर में सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स को दे सकता हूँ और बाकी के बचे हुए 30 शेयर देन आई कैन मेक अवेलेबल टू द QIBs। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। So 60% of the QIB category quota can be allocated to anchor investors. और again, like the regular QIBs, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए भी एक स्पेशल बिड प्राइसिंग होती है, एक ऑफर होता है, क्योंकि फिर से ये एक बहुत बड़ा अमाउंट अपफ्रंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दे डू गेट सर्टन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो चलिए, अब जब हमने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर लिए, तो वेयर डज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपके और हमारे जैसे लोग, where do we fit in an entire IPO process, right? This is the most important thing that we need to understand. So retail individual investors are individuals like आपके और हमारे जैसे लोग हैं जो मैक्सिमम 2 लाख तक का अमाउंट एक IPO में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं। और एज पर गाइडलाइंस ऑफ सेबी, मिनिमम ऑफ 35% of allocation has to be reserved for the retail investors in an IPO. तो इसका मतलब है कि अगर मैं 100 शेयर इशू करने वाला हूं तो उनमें से कम 35 शेयर मुझे रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व करके रखने होंगे। और रिटेल निवेशक वो होते हैं जो मैक्सिमम 2 लाख रुपया निवेश करना चाहते हैं या कर सकते हैं एक IPO में। उसके अलावा देर आर ऑल्सो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये टिपिकली HNI जिनको हम लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं, वो भी रिटेल निवेशकों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये वो निवेशक है जो 2 लाख के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक IPO में। और इसी में
थोड़ा सा डिफरेंस आता है इन द रिटेल कैटेगरी। सो होता क्या है, क्योंकि जो एच एन आईज है या जो एन आई आईज है वो 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट एक आई पी ओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा कंसेशन मिलता है इन द आई पी ओ प्रोसेस। तो इसका क्या मतलब होता है कि उनके लिए जो शेयर एलोकेशन होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं एक रिटेल निवेशक हूँ और मैंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और मान लीजिए जो शेयर अपना जो आईपीओ है वो 10 गुना सब्सक्राइब हो गया है, करेक्ट। तो अगर मैं एक एच एन आई इन्वेस्टर हूँ जिसने 5 लाख का इन्वेस्ट किया है उस आईपीओ में, तो मुझे 100 शेयर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे डेफिनेटली 10 शेयर्स का एलोकेशन होगा। So it's guaranteed for an NII to get allotment of an IPO share during the issue process। जबकि रिटेल निवेशक जो होते हैं, अगर इशू पूरा 100% सब्सक्राइब हुआ है तो इट्स 1:1 रेशो। तो अगर मैंने 10 शेयरों के लिए सब्सक्रिप्शन भेजा है, अप्लाई किया है, तो मुझे 10 शेयर मिलेंगे। अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो कंपनी की कोशिश ये होती है कि सारे रिटेल निवेशकों को कम से कम एक लॉट अलॉट किया जाए। अब लॉट क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन टिपिकली एक लॉट साइज होता है जिसमें बोलते हैं कि यू कांट बाय जस्ट 1 शेयर और 2 शेयर ऑफ अ कंपनी। वो बोलता है आप एक लॉट खरीद सकते हो और मल्टीपल ऑफ 1 देयर ऑफ। सो एक लॉट में 10 शेयर भी हो सकते हैं, 100 शेयर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस बैंड और द फिक्स प्राइस ऑफ द शेयर, राइट। बट इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस वीडियो, अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो कंपनी की कोशिश होती है कि सारे रिटेल निवेशकों को कम से कम एक लॉट अलॉट हो। बट इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जो कि हमने देखा है कि कोई इशू अगर 60, 70, 80 टाइम सब्सक्राइब हो गया है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन दैट केस लॉटरी सिस्टम इज़ यूज टू अलॉट शेयर्स। तो इसलिए कई बार हुआ होगा कि अगर आपने पहले आईपीओ में कभी निवेश किया हो या आपके फ्रेंड्स, फैमिली या सोशल सर्कल में किसी ने किया हो और उनको अलॉट नहीं हुआ, तो उसका कारण यही है कि इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया होगा, 1:1 और मिनिमम 1 अलॉटमेंट ऑफ लॉट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी रिटेल इन्वेस्टर, और लॉटरी सिस्टम के थ्रू इसलिए उन्होंने अलॉट किए होंगे जिसमें शायद आपके या आपके फ्रेंड या फैमिली को अलॉटमेंट ना हुआ हो। तो लेकिन इसमें डिसहार्टन होने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गया या आपने लेट कर दिया अप्लाई करने में। जस्ट दैट the issue, the company is more popular, everyone was looking forward to that specific IPO and it got oversubscribed and hence you did not get the allotment। तो आज के वीडियो में हमने आईपीओ के बारे में एक बहुत बेसिक बट फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उनके बारे में चर्चा की है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले चलिए ये भी देख लेते हैं कि हम लोग अगले वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टस में होती है अबाउट द कंपनी, अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल, अबाउट द कंपनीज प्रमोटर्स, ओनर्स, ये क्या इन्फॉर्मेशन है विच वी शुड गो थ्रू इन डिटेल्स एंड विथ अ फाइन टूथ कॉम, क्योंकि इसी से हमको कंपनी की क्वालिटी और मैनेजमेंट की क्वालिटी के बारे में पूरी जानकारी पता चल सकती है। सो प्रोस्पेक्टस में क्या इन्फॉर्मेशन देखना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इश्यू प्राइस कैसे डिटरमिन किया जाता है, लॉट साइज कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और ओवरऑल सम टिप्स एंड चेकलिस्ट फॉर यू टू गो थ्रू टू रिव्यू बिफोर यू डिसाइड टू मेक अ डिसीजन वेदर टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ और नॉट। तो उद्देश्य यहाँ पे यही है कि आपको आईपीओ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम दे सके ताकि आप अपना भी रिसर्च, अपना होमवर्क कर सके besides everything that is available in medias and business channels and elsewhere। आप खुद अपने आप को एजुकेट कर पाए आईपीओ के बारे में so that you can make an informed and a wise decision। With this, thank you very much for listening to the video। See you next time। Until then, namaskar।